हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। ये हमारा एमआरआई एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 6 है। 5th पार्ट तक हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने 130 एमसीक्यूज़ तक डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आगे के जो एमसीक्यूज़ है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू देखते हैं। इन T1 वेटेड ब्रेन इमेजिंग विच स्ट्रक्चर नॉर्मली अपीयर्स हाइपर इंटेंस। T1 वेटेड जो है उसके ऊपर हमें कौन सा स्ट्रक्चर हाइपर इंटेंस का मतलब है ब्राइट। एमआरआई के अंदर ब्राइट के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है हाइपर इंटेंस, एंड डार्क के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है हाइपो इंटेंस। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो T1 वेटेड इमेजिंग होती है उसके ऊपर फ्लूइड जो होता है वो हमें अपीयर होता है, क्या अपीयर होता है, डार्क अपीयर होता है। और जो हमारा फैट होता है वो क्या अपीयर होता है, हमें ब्राइट अपीयर होता है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हाइपर इंटेंस क्या अपीयर होगा T1 वेटेड के ऊपर, तो T1 वेटेड के ऊपर हाइपर इंटेंस अपीयर होगा हमें क्या, फैट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए इस इमेज से भी आप देख सकते हैं T1 और T2 वेटेड की है हमारी इमेजिंग। ये है हमारी T1 वेटेड इमेज। इस T1 वेटेड इमेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारे ये जो है ये हमारे वेंट्रिकल्स है जो हमें क्या अपीयर हो रहे हैं, डार्क अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर CSF फ्लूइड है तो ये क्या हो रहा है, हमें डार्क अपीयर हो रहा है। और जो ग्रे मैटर है बाहर की तरफ जो होता है हमारा ब्रेन में वो क्या प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, तो वो क्या हो रहा है, हमें ग्रे अपीयर हो रहा है। और जो अंदर की तरफ है हमारा वाइट मैटर प्रेजेंट होता है, ये हमें क्या अपीयर हो रहा है, वाइट अपीयर हो रहा है। तो वाइट मैटर वाइट अपीयर हो रहा है, ग्रे मैटर ग्रे अपीयर हो रहा है, फ्लूइड डार्क अपीयर हो रहा है हमें। ठीक है, ये है हमारी T2 वेटेड इमेज। T2 वेटेड इमेज के ऊपर फ्लूइड जो है CSF जो है ब्रेन के अंदर वो ब्राइट अपीयर होता है। आप देख सकते हैं ब्राइट अपीयर हो रहा है हमें। ठीक है, और जो इस तरीके से दोनों को आप कंपेयर भी कर सकते हैं। ये हमारी T1 वेटेड है, ये T2 वेटेड इमेज है। ठीक है, वाटर जो है वो हमें डार्क और फैट जो है वो वाइट अपीयर होता है जैसे कि CSF, और वाइट मैटर जो होता है ब्राइटर होता है ग्रे मैटर से। वैसे ही T2 वेटेड की इमेज के अंदर ग्रे मैटर जो होता है वो ब्राइटर होता है देन वाइट मैटर। देखो आउटर वाले में पार्ट में क्या प्रेजेंट है, हमारा ग्रे मैटर, और बाहर वाला जो पार्ट है आपको देखो ये अंदर वाले पार्ट के कंपेरिजन में ये बाहर वाला पार्ट हमें क्या हो रहा है, ब्राइट अपीयर हो रहा है। तो ये है हमारी T1 वेटेड और T2 वेटेड इमेज। अगले सवाल पे चलते हैं। On T2 weighted MRI, which intracranial structure appear hypointense due to its low water content? लो वाटर कंटेंट होने की वजह से जो हमारा T2 वेटेड MRI होती है उसके ऊपर हमें क्या अपीयर होता है, हाइपोइंटेंस। हाइपोइंटेंस का मतलब है डार्क। T2 वेटेड के ऊपर फ्लूइड जो है वो हमें ब्राइट अपीयर होगा। ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। और जो फैट होता है वो हमें क्या अपीयर होता है, डार्क अपीयर होता है। और T2 वेटेड के ऊपर कैल्सिफिकेशंस जो हैं हमें हाइपो इंटेंस डार्क अपीयर होंगे। क्यों, क्योंकि कैल्सिफिकेशन जो होता है इसके अंदर लो वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन। अगले सवाल पे चलते हैं। Which of the following sequence is most sensitive for detecting acute ischemic stroke within the minutes? सबसे जो है मोस्ट सेंसिटिव कौन सा होगा acute ischemic stroke को डिटेक्ट करने के लिए, T1 वेटेड स्पिन इको, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, फ्लेयर और ग्रेडियंट इको सीक्वेंस। बेस्ट जो होगा डिटेक्ट करने के लिए मोस्ट सेंसिटिव वो होता है हमारा डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग जो है हमारी गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक सीक्वेंस होता है किसके लिए, अक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा DWI। इसके बारे में देखते हैं DWI के बारे में। DWI क्या है, बहुत ही फास्ट सीक्वेंस होता है। 2 मिनट से ज़्यादा इस सीक्वेंस को करने में हमें नहीं लगते। 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है आइसोट्रोपिक और एक होता है एनआइसोट्रोपिक, जिसको हम नॉन आइसोट्रोपिक भी बोलते हैं। आइसोट्रोपिक का मतलब है कि चारों तरफ फ्री होता है, और नॉन आइसोट्रोपिक इन बिटवीन दी सेल्स। या तो रेस्ट्रिक्टेड होता है, देखिए जो वाटर होता है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रैंडम मोशन होता है, ब्राउनियन मोशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर फ्री मोशन, अगर वाटर ऐसे ही फ्रीली मूव कर रहा है इधर उधर, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है वाटर का मोशन, तो क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे या फिर कोई भी मॉलिक्यूल जो होंगे उनकी क्या होगी, रैपिड मोबिलिटी होगी। तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, लॉस सिग्नल देखने को मिलेगा। और अगर जो मूवमेंट है उनका वो रेस्ट्रिक्टेड होगा, जैसे ये कोई सेल है इसके अंदर इस तरीके से खूब सारी और भी छोटे छोटे कंटेंट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें हाई सिग्नल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग के बारे में।
यहाँ पे देखते हैं पैथोलॉजी में क्या यूज़ होता है DWI का, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेरेब्रल इन्फाक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, सेल साइज का नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। जबकि जो ट्यूमर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। और जो ब्रेन एब्सिस होता है उसके अंदर फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज होता है, सेल का साइज इंक्रीज होता है। सेरेब्रल इन्फाक्शन में सेल का नंबर इंक्रीज होता है ट्यूमर्स के अंदर, और विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है ब्रेन एब्सिस के अंदर। और ये हमारा डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग के बारे में। बाकी डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग के ऊपर जो है एक पर्टिकुलर डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग के MCQs के ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी, उसके अंदर हम डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। इन नॉर्मल ब्रेन MRI CSF इज हाइपो इंटेंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। नॉर्मल ब्रेन MRI में CSF जो होता है हाइपो इंटेंस किसके ऊपर हमें हाइपो इंटेंस अपीयर होता है? फ्लूइड जो है वो हमें हाइपो इंटेंस अपीयर होता है T1 वेटेड इमेजिंग के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? T1 वेटेड इमेजिंग। T1 वेटेड के ऊपर CSF जो होता है हमें हाइपो इंटेंस अपीयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इमेजिंग सीक्वेंस नल्स द सिग्नल फ्रॉम द फैट टू इम्प्रूव लीजन विजिबिलिटी इन ऑर्बिटल MRI। कौन से सीक्वेंस के अंदर फैट का सिग्नल जो होता है उसको नल कर देते हैं? फैट का सिग्नल जो होता है नल किया जाता है किसके अंदर? स्टिर सीक्वेंस के अंदर। शॉर्ट टाउ इन्वर्जन रिकवरी जो होता है इसके अंदर फैट जो होता है उसको क्या कर देते हैं, हम सप्रेस कर देते हैं। तो स्टिर जो होगा इसका आंसर होगा, जिसके अंदर फैट जो है हम फैट का जो सिग्नल है उसको क्या कर देते हैं, हम सप्रेस कर देते हैं, नल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है लीजन की जो विजिबिलिटी होगी ऑर्बिटल MRI के अंदर वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, स्टिर जो सीक्वेंस होता है इसका जो इन्वर्जन टाइम होता है, ठीक है, वो होता है 100 to 150 मिलीसेकेंड। अगला सवाल देखते हैं। GRE सीक्वेंसेस आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू। जो ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस होते हैं, ग्रेडियंट इको सीक्वेंस जो होते हैं वो पर्टिकुलरली किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? वाइट मैटर डिजीज, कैल्सिफिकेशंस, आयरन एंड हेमरेज और कॉर्टिकल मालफॉर्मेशंस। ग्रेडियंट इको सीक्वेंस जो होते हैं वो पर्टिकुलरली सेंसिटिव होते हैं किसके लिए? आयरन और हेमरेज के लिए। किसके लिए? आयरन और हेमरेज के लिए हम पर्टिकुलरली GRE सीक्वेंसेस को परफॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर होगा आयरन एंड हेमरेज। अगला सवाल देखते हैं। द ब्राइट रिम। अच्छा, इन क्वेश्चंस को ऐसे नहीं कि आप वीडियो को सुन रहे हैं, एक नोटबुक लेनी है आपको, उसके ऊपर है ना क्वेश्चन नंबर लिखना है, जो भी आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, और फिर वीडियो का आंसर देखने से पहले, मैं आपको आंसर बताऊं उससे पहले आपको अपना खुद का आंसर लिखना है, और देन उसके बाद चेक करना है कि आपने जो आंसर करा वो सही है कि गलत है। इससे क्या होगा कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत करेंगे और अगर आपने उस क्वेश्चन को गलत किया और फिर बाद में आप उसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि ये सवाल आपने पहले गलत किया था। तो इसलिए वीडियो को ऐसे ही नहीं देखना है, एक बार खुद से भी आपको क्वेश्चंस को पॉज करके वीडियो को और खुद से भी ट्राई करना है। ये वाला सवाल देखते हैं अब। द ब्राइट रिम साइन अराउंड वेंट्रिकल्स इन न्यूनेट्स ऑन T1 वेटेड इमेजेस टिपिकली इंडिकेट्स। जो ब्राइट रिम साइन होता है वेंट्रिकल्स के अराउंड न्यूनेट्स के अंदर T1 वेटेड इमेज के ऊपर, वो क्या इंडिकेट करता है? हेमरेज को इंडिकेट करता है, माइलिनेशन को इंडिकेट करता है, इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, या फिर इडिमा को इंडिकेट करता है? जो ब्राइट रिम साइन है MRI के T1 वेटेड इमेज के ऊपर वो इंडिकेट करता है किसको? माइलिनेशन को। किसको इंडिकेट करता है? माइलिनेशन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइलिनेशन। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द टिपिकल अपीयरेंस ऑफ अक्यूट मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्लेक्स ऑन MRI। जो अक्यूट मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्लेक्स होता है MRI के ऊपर वो हमें अपीयर होते हैं, हाइपो इंटेंस अपीयर होते हैं T1 वेटेड के ऊपर। जो T1 वेटेड इमेजिंग होती है उसके ऊपर हमें ये हाइपो इंटेंस अपीयर होंगे, T2 के ऊपर ये हमें हाइपर इंटेंस अपीयर होंगे। और जो फ्लेयर सीक्वेंस होता है हमारा फ्लूइड एटीन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी, फ्लेयर सीक्वेंस होता है ये हमारा इन्वर्जन रिकवरी का सीक्वेंस है जिसके अंदर हम हाई इन्वर्जन टाइम का यूज़ करते हैं एंड फ्लूइड जो होता है उसको हम एटीन्यूएट कर देते हैं। तो फ्लेयर के अंदर भी हमें क्या अपीयर होंगे? हाइपर इंटेंस अपीयर होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो
अक्यूट मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्लेक्स होंगे हमारे के ऊपर, वो हमें अपीयर होंगे हाइपो इंटेंस ऑन T1, हाइपर इंटेंस ऑन T2 एंड फ्लेयर के ऊपर, दोनों के ऊपर T1 और फ्लेयर के ऊपर, दोनों के ऊपर हाइपर इंटेंस अपीयर होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। इन MRI न्यूरो इमेजिंग फ्लेयर इज प्रिफर्ड ओवर T2 इन द ब्रेन। MRI न्यूरो इमेजिंग के ऊपर अंदर फ्लेयर जो होता है, फ्लेयर सीक्वेंस जो होता है हमारा, फ्लूइड एट्यूनेटेड इन्वर्जन रिकवरी, इसको प्रिफर किया जाता है ओवर द T2। ऐसा क्यों होता है? ये प्रोवाइड करता है हमें फास्टर एक्विजिशन टाइम, इट एनहेंसेस द वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स, इट सप्रेसेस CSF एंड इम्प्रूव लीजन कॉन्ट्रास्ट, इट एलिमिनेट्स मोशन आर्टिफैक्ट। इसको इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो फ्लेयर सीक्वेंस होता है उसके अंदर ये है CSF को सप्रेस कर देता है और लीजन का जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसको क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। ठीक है, जो फ्लूइड एट्यूनेटेड इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस होता है ये T2 वेटेड इमेजिंग होती है, जिसके अंदर फ्लूइड जो होता है उसको हम क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। T2 वेटेड इमेजिंग के अंदर फ्लूइड जो होता है उसको हम सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बेस्ट सीक्वेंस फॉर आइडेंटिफाइंग सब एरेकोनिड हेमरेज विद इन 24 आवर्स। सब एरेकोनिड हेमरेज को 24 आवर्स में डिटेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट सीक्वेंस कौन सा है? T1 वेटेड, T2 वेटेड, ग्रेडियंट इको और स्टेर। सब एरेकोनिड हेमरेज को डिटेक्ट करने के लिए जो बेस्ट सीक्वेंस है वो होता है हमारा ग्रेडियंट इको या फिर ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग। क्या होता है ग्रेडियंट इको या ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग? यहाँ पे देखते हैं, ये हमारी फ्लेयर इमेज, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो आउटर वाला पार्ट है ये हमें क्या अपीयर हो रहा है, अंदर वाला जो वाइट मैटर वाला पार्ट है उससे आउटर वाला जो ग्रे मैटर पार्ट है ये क्या हो रहा है, हमें ब्राइट अपीयर हो रहा है। आउटर पार्ट जो है वो ब्राइट है अंदर वाले के कंपैरिजन में, तो ये क्या हो गई T2 वेटेड इमेज। लेकिन जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, हमें डार्क अपीयर हो रहे हैं। तो ये क्या हो गई, जो T2 वेटेड इमेज थी उसके अंदर हमने क्या कर दिया, फ्लूइड को सप्रेस कर दिया। तो ये क्या बन गया हमारा, फ्लेयर। क्या बन गया, फ्लेयर, क्योंकि वेंट्रिकल्स जो हैं वो तो इसके अंदर हमें डार्क अपीयर हो रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गई, हमारी फ्लेयर इमेज हो गई। इसके अंदर जो हमारा सब एरेकोनिड हेमरेज है, यहाँ पे जो हमारा सब एरेकोनिड हेमरेज है यहाँ पे, ये हमें प्रॉपर्ली विजुअलाइज नहीं हो रहा। वहीं जब हमने इसको ग्रेडियंट इको के ऊपर हमें देखा ग्रेडियंट इमेजिंग जब हमने करी तो इसके ऊपर ये देखो सब एरेकोनिड हेमरेज जो है राइट पैराइटल लोब के अंदर ये हमें क्या हो रहा है, इजीली अपीयर हो रहा है। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ये इजीली अपीयर हो रहा है, इसलिए GRE सीक्वेंसेस जो होते हैं बेस्ट होते हैं किसके लिए, सब एरेकोनिड हेमरेज के लिए। सब एरेकोनिड हेमरेज के लिए GRE सीक्वेंस जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप इस इमेज के अंदर। अगले सवाल पे चलते हैं। ऑन T1 वेटेड इमेजेस lesions of the basal ganglia appear hyperintense are commonly associated with hepatocellular carcinoma, chronic hypoxia, manganese deposition और glioblastoma multiforme। जो T1 वेटेड इमेजेस होती है उसके ऊपर जो बेसल गैंग्लिया के जो लीजन्स होते हैं वो हमें हाइपर इंटेंस अपीयर होते हैं। ये क्यों अपीयर होते हैं, हमें किसकी वजह से अपीयर होते हैं? ये अपीयर होते हैं हमें मैग्नीज के डिपोजिशन की वजह से। मैग्नीज का डिपोजिशन होने की वजह से जो बेसल गैंग्लिया के लीजन्स होते हैं वो हमें क्या अपीयर होते हैं, हाइपर इंटेंस अपीयर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज डिपोजिशन। अगले सवाल पे चलते हैं। विच इमेजिंग मॉडलिटी इज प्रिफर्ड इन अक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक टू डिटेक्ट अर्ली इन्फाक्शन। अर्ली इन्फाक्शन को डिटेक्ट करने के लिए अक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक में कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी को प्रीफर किया जाता है? फ्लेयर, T2 वेटेड इमेजिंग, ग्रेडियंट इको और डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। अर्ली इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए अक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक में हम प्रीफर करते हैं किसको, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग को। किसको प्रीफर करते हैं, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग को। ये देखो यहाँ पे ये है हमारा नॉर्मल टिश्यू जिसके अंदर बीच बीच में ये सेल्स वगैरह प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल टिश्यू के अंदर नॉर्मल डिफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री ब्राउनियन मूवमेंट हो रहा है वाटर जो है रैंडमली, वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली इधर उधर क्या कर पा रहे हैं,
फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगी, लो सिग्नल इंटेंसिटी देखने को मिलेगी डिफ्यूजन वेटेड इमेज के ऊपर, और हाई सिग्नल इंटेंसिटी हमें देखने को मिलेगी एटेन्यूएशन डिफ्यूजन कोफिशिएंट इमेज जो हम लेंगे उसके ऊपर हमें हाई सिग्नल इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। वहीं पे जो हमारा कैंसर टिश्यू है, कैंसर टिश्यू के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स हमारी प्रेजेंट होती है, क्योंकि सेल्स जो होती है वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही होती है, तो सेल्स का जो नंबर है यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। सेल का नंबर इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो वाटर का रैंडम मूवमेंट है उसमें क्या होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि बीच बीच में खूब सारी सेल्स प्रेजेंट है तो वाटर को क्या होगी, दिक्कत होगी। वाइल यहाँ पे नॉर्मल टिश्यू के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं थी तो वाटर जो है इजीली इधर उधर फ्लो कर पा रहा था। तो यहाँ पे ये जो कैंसर टिश्यू वाला जो है इसके अंदर वाटर का क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो गया, वाटर जो है इजीली मूव नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हाई सिग्नल इंटेंसिटी होगी डिफ्यूजन वेटेड इमेज पर, लो सिग्नल इंटेंसिटी देखने को मिलेगी ईडीसी के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे बता रखा है कि रेड वाइट जो है वो सेल को रिप्रेजेंट करा और ये डॉट डॉट जो है ब्लू वाले ये वाटर को रिप्रेजेंट करें। तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग के बारे में। अगले सवाल देखते हैं। इन स्ट्रोक इमेजिंग ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेज आर पर्टिकुलरली यूजफुल टू डिटेक्ट। स्ट्रोक इमेजिंग के अंदर ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेज पर्टिकुलरली किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, ट्यूमर इडीमा, कैल्सिफिकेशंस, सबअरेकोनोइड हेमरेज और माइक्रोब्लीड्स। स्ट्रोक के अंदर ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेज जो होते हैं उसको हम पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं माइक्रोब्लीड्स को डिटेक्ट करने के लिए। किसको डिटेक्ट करने के लिए, माइक्रोब्लीड्स। ठीक है, और जो ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस होते हैं ये बेस्ट होते हैं किस को डिटेक्ट करने के लिए, एक तो आयरन के डिपोजिशन के लिए। ठीक है, जो माइक्रोब्लीड्स और छोटे छोटे हेमरेज वगैरह होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ग्रेडियंट इको सीक्वेंस जो होता है वो बेस्ट होता है। अगले सवाल देखते हैं। इन पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक विच सीक्वेंस आर एसेंशियल फॉर वेसल इमेजिंग। पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक में कौन सा सीक्वेंस एसेंशियल होगा वेसल इमेजिंग के लिए। वेसल इमेजिंग के लिए एमआरआई में हम मोस्ट कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट एमआरआई। किसका यूज़ करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट एमआरआई का यूज़ करते हैं। हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है T1 स्पिन इको, T2 फ्लेयर एक्सियल, 3D TOF एमआरआई और GRE कोरोनल। तो वेसल की इमेजिंग के लिए पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक के केस में हम प्रीफर करेंगे किसको, 3D टाइम ऑफ फ्लाइट मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3D TOF एमआरआई। इसके बारे में देखते हैं आगे। मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा डिटेल में कि क्या होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी जो होता है ये हम परफॉर्म करते हैं किसके लिए, वेसल्स जो होती है उनकी इमेजिंग के लिए हम परफॉर्म करते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी है ये हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली नॉन कॉन्ट्रास्ट मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी और दूसरी है हमारी कॉन्ट्रास्ट एनहेंस्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी। इसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट का यूज़ नहीं करते, इस वाले के अंदर कॉन्ट्रास्ट एनहेंस्ड के अंदर हम कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करते हैं। अब कॉन्ट्रास्ट एनहेंस्ड भी जो है हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो ब्लैक ब्लड और एक वाइट ब्लड इमेजिंग। ब्लैक ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड जो होता है वो ब्लैक अपीयर होता है, ये स्पिन इको बेस्ड होती है। जबकि वाइट ब्लड इमेजिंग के अंदर जो ब्लड होता है हमारा वो हमें क्या अपीयर होता है, ब्राइट ब्लड जो होता है वो ब्राइट अपीयर होता है और ये ग्रेडियंट इको बेस्ड होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो नॉन कॉन्ट्रास्ट एमआरआई है हमारा, नॉन कॉन्ट्रास्ट मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी टेक्निक जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट एमआरआई जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और एक है हमारा फेज कॉन्ट्रास्ट एमआरआई। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट एमआरआई क्या होता है। जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट एमआरआई टेक्निक है ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है हमारा इनफ्लो एनहेंसमेंट पे। अब इनफ्लो एनहेंसमेंट क्या होता है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी है इसके लिए हम ग्रेडियंट इको सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। उसके अंदर भी हम किसका यूज़ करते हैं, शॉर्ट टीआर का मतलब क्या है, टाइम ऑफ रिपीटिशन, जहाँ पे प्रोटॉन जो होते हैं ब्लड के अंदर flowing freshly into the slice or slab are not saturated, that is they have good magnitude of longitudinal magnetization and produce good signal। ठीक है, जो प्रोटॉन्स जो ब्लड के अंदर फ्लोइंग ब्लड होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं, जैसे ये हमारा कोई सेक्शन है ब्लड का, इसके अंदर ब्लड के प्रोटॉन जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे जो है कोई भी हमारी
RF पल्स आएगी और जब इनके प्रोटॉन्स को सैचुरेट करेगी तब तक तो ये क्या कर चुके होंगे, ये तो कंटिन्यूसली फ्लोइंग है तो ये आगे बढ़ चुके होंगे, तो इनका क्या होगा, सैचुरेशन नहीं होगा। लेकिन जो इसके आसपास में जो स्टेशनरी टिश्यू प्रेजेंट है उन पे क्या होगी, बार बार RF पल्स लगेगी, तो ये टिश्यूज जो हैं सैचुरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये आगे लिखा हुआ है कि प्रोटॉन्स इन स्टेशनरी टिश्यूज इन दिस स्लाइस गेट सैचुरेटेड बिकॉज ऑफ द रिपीटेड RF पल्सेस। रिपीटेड RF पल्सेस की वजह से क्या हो जाएंगे, वो सैचुरेट हो जाएंगे और कोई भी सिग्नल हमें उनसे मिलेगा नहीं, डू नॉट प्रोड्यूस द मच सिग्नल। इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड वेसल और जो स्टेशनरी टिश्यूज़ है उनके बीच में क्या होगा, एक कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, वेसल्स जो होती है वो हमें ब्राइट अपीयर होती है, और यही जो पूरा फिनोमिना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लो एनहेंसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफ्लो एनहेंसमेंट। बेसिक सीक्वेंस क्या हम यूज़ करते हैं TOF MRI के अंदर, स्पॉइल्ड ग्रेडियंट इको सीक्वेंस जो होता है बेसिकली वो यूज़ किया जाता है विद ग्रेडियंट मूवमेंट रिफेजिंग। जो टाइम ऑफ रेपिटेशन होता है उसको लेस देन T1 रखा जाता है ऑफ द स्टेशनरी टिश्यूज विच सैचुरेट्स दी स्टेशनरी टिश्यू प्रोटॉन्स। ये क्या करता है, स्टेशनरी टिश्यू प्रोटॉन्स जो होते हैं उनको क्या कर देता है, सैचुरेट कर देता है, जिसकी वजह से जो स्टेशनरी टिश्यूज़ होता है उनसे हमें लेस सिग्नल मिलता है, बहुत कम सिग्नल मिलता है या फिर ना के बराबर सिग्नल मिलता है। और प्रोटॉन जो कि फ्लो कर रहे होते हैं अलोंग द ग्रेडियंट, उनका फेज जो है वो बार बार चेंज हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से उनका क्या हो रहा होता है, फेज चेंज हो रहा होता है along the gradient. If the phase of the flowing protons is not maintained, अगर फेज को मेंटेन नहीं किया जाएगा तो जो सिग्नल होगा वो क्या होगा, अल्टर हो जाएगा फ्रॉम दी फ्लोइंग प्रोटॉन्स। इसको प्रिवेंट करने के लिए ग्रेडियंट जो है उसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है दैट द प्रोटॉन्स विल नॉट बी देयर फेज, ताकि जो प्रोटॉन्स है वो उनका जो फेज है उनको क्या करे, लूज ना करे। और इसी टेक्निक को हम बोलते हैं ग्रेडियंट मूवमेंट रिफेजिंग और नलिंग। ठीक है, for the evaluation of the arteries, protons in the veins are nulled or saturated by applying the saturation pulses in the direction of the venous flow. ये चीज़ें आप देख लेना। अच्छा, जो TOF MRI है उसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती है, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस है। सबसे पहला है फ्लो सैचुरेशन। अगर ब्लड जो है वो बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, रिपीटेडली RF पल्सेस से क्या होगा, एक्सपोज होगा, और जिसकी वजह से हमें जो स्मॉल वेसल्स होती है, स्लो फ्लोइंग वेसल्स होती है, उनको हम विजुलाइज नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ये है कि जो स्लो फ्लोइंग ब्लड होता है उसको हम उसके लिए हम TOF MRI को परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरा इसका लिमिटेशन है T1 सेंसिटिविटी। T1 सेंसिटिविटी का मतलब है कि TOF MRI जो है हमारा, उसके अंदर हम T1 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, T1 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे हैं, और T1 प्रॉपर्टी जो है हमारा T1 रिलैक्सेशन टाइम जो होता है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन की वजह से T1 रिलैक्सेशन टाइम जो है ब्लड का वो चेंज हो जाता है, जैसे एनीमिया की वजह से या फिर हाई हीमोक्रिट और किसी भी डिजीज़ की वजह से, तो ब्लड जो होगा वो हमें ब्राइट अपीयर नहीं होगा। ठीक है, और जब हम उस वेसल की इमेजिंग करेंगे तो मिस डायग्नोसिस भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, जो ये TOF MRI ये हमारा पर्टिकुलरली 3 टाइप का है। एक तो 2D TOF है, एक 3D TOF है और एक है मोट्सा। ठीक है, मोट्सा जो है उसके अंदर हम 2D और 3D दोनों के जो एडवांटेजेस होते हैं उसको कंबाइन करके बनाया गया है मोट्सा, विच स्टैंड्स फॉर द मल्टीपल ओवरलैपिंग थिन स्लैब एक्विजिशन। अब 2D TOF के एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेज क्या है कि लार्ज एरिया को कवर करता है और सेंसिटिव होता है स्लो ब्लड फ्लो के लिए। और डिसएडवांटेज क्या है इसका कि लोअर रेजोल्यूशन होता है और वेनेटिन ब्लाइंड आर्टिफैक्ट हमें देखने को मिलता है। 3D TOF का क्या एडवांटेज है कि हाई रेजोल्यूशन देता है हमें स्मॉलर वेसल्स के लिए और सेंसिटिव होता है T1 इफेक्ट्स के लिए। और डिसएडवांटेज क्या है 3D TOF का, सैचुरेशन ऑफ इनफ्लो एंड स्मॉल एरिया ऑफ कवरेज। और जो मोट्सा है, मोट्सा के अंदर जो है हम 2D TOF और 3D TOF दोनों के एडवांटेजेस को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। अच्छा, क्या क्या पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं TOF और 3D TOF के लिए। टाइम ऑफ रिपीटेशन जो होता है इसके लिए होता है 40 to 50 मिली सेकेंड, 3D TOF के लिए होता है 40 to 50 मिली सेकेंड, यानी दोनों के लिए सेम ही है। T जो है मिनिमम परमिसिबल, फ्लिप एंगल दोनों के अंदर 60 डिग्री, सैचुरेशन स्लैब जो होता है 2D में इंफीरियर होता है, 3D में सुपीरियर होता है, स्लाइस थिकनेस 1.5 और इसके अंदर 1। ठीक है, तो पैरामीटर्स तो दोनों में लगभग सेम ही यूज़ होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दी
TOF MRI के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बाकी अभी तो हमें और भी बहुत सारे MCQs डिस्कस करने, क्योंकि 500 MCQs हमें डिस्कस करने, तो उसके अंदर हम जो पर्टिकुलरली हमारे जो पर्टिकुलर इमेजिंग होती है, जैसे कि FMRI, DWI, TOF MRA और MRS, इनके ऊपर भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस आएंगे, पर्टिकुलर वीडियोस आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग ट्यूमर वेस्कुलरिटी, परफ्यूजन वेटेड इमेजिंग शोज हाइपर टेंस रीजन्स इन ट्यूमर ड्यू टू कैल्सिफिकेशन की वजह से, नेक्रोसिस की वजह से, इंक्रीज्ड कैपिलरी परफ्यूजन और T2 शाइन थ्रू। सबसे पहले देखते हैं कि परफ्यूजन क्या होता है। देखिए, परफ्यूजन वेटेड इमेजिंग क्या है, हमारी एक टाइप की मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक है, जो कि क्या करती है, ब्लड फ्लो जो होता है उसको मेजर करती है और ब्लड वॉल्यूम जो होता है विद इन द टिश्यूज उसको मेजर करती है। तो ये होती है हमारी परफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, ठीक है। और यहाँ पे हमसे सवाल में पूछा है कि ट्यूमर वेस्कुलरिटी के बारे में कि हाइपर इंटेंस रीजन हमें कहाँ पे शो होगा। तो हाइपर इंटेंस रीजन हमें शो होगा कहाँ पे, जहाँ पे इंक्रीज्ड कैपिलरी परफ्यूजन होगा। जहाँ पे इंक्रीज कैपिलरी परफ्यूजन होगा वहाँ पे हमें हाइपर इंटेंस ट्यूमर अपीयर होंगे। अगला सवाल देखते हैं। विच MRI फीचर हेल्प इन डिफ्रेंशिएटिंग हाई ग्रेड ट्यूमर्स फ्रॉम द एब्सेसिस। कौन सा MRI फीचर हमें हेल्प करता है डिफ्रेंशिएट करने में हाई ग्रेड ट्यूमर को एब्सेसिस से। ट्यूमर में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन एब्सेसिस के अंदर क्या होता है कि फ्लूइड का जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, फ्लूइड जो है उसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कौन सा MRI फीचर्स हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किससे, परफ्यूजन इमेजिंग से। किससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, परफ्यूजन इमेजिंग से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परफ्यूजन इमेजिंग से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हाई ग्रेड ट्यूमर्स को और एब्सेसिस को। ये मैंने आपको बता ही दिया परफ्यूजन इमेजिंग क्या होता है। अगला सवाल देखते हैं। इन CNS ट्यूबरकुलोसिस कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट इन MRI ऑफन शोज। CNS ट्यूबरकुलोसिस में कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट में MRI हमें कैसे देखने को मिलती है, रिंग एनहेंसिंग लीजन्स देखने को मिलते हैं, लीनियर कॉर्टिकल कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है, रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन देखने को मिलता है, या फिर सेरेब्रल हाइपो इंटेंसिटी देखने को मिलती है। इसमें हमें देखने को मिलता है CNS ट्यूबरकुलोसिस में MRI के ऊपर हमें रिंग एनहेंसिंग लीजन्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है, रिंग एनहेंसिंग लीजन्स। अगला सवाल देखते हैं। what signal characteristics on MRI are typically seen in mesial temporal sclerosis and epilepsy protocol। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर हमसे सिंपली पूछा है कि जब हम एपिलेप्सी प्रोटोकॉल जो होता है हमारा मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस के लिए जब हम इसकी हमारा इमेजिंग करते हैं तो ये हमें किस तरीके से अपीयर होती है। तो ये तो सिंपल है कि जो T1 वेटेड इमेजिंग होगी उसके ऊपर ये हमें हाइपो इंटेंस अपीयर होगी, और जो फ्लेयर होगा और जो T2 वेटेड इमेजिंग होगी, फ्लेयर और T2 वेटेड के ऊपर ये क्या होगी, हमें हाइपर इंटेंस अपीयर होगी। तो इसका आंसर तो हो जाएगा बी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अगले सवाल पे चलते हैं। इन एपिलेप्सी इमेजिंग हिप्पोकैम्पल एट्रोफी इज बेस्ट डिटेक्टेड ऑन विच सीक्वेंस। एपिलेप्सी इमेजिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए हिप्पोकैम्पल एट्रोफी जो होता है वो बेस्ट कौन से सीक्वेंस पे डिटेक्ट होता है। तो उसके लिए तो सिंपल हमें कोरोनल ऑब्लिक T2 जो होता है वो परफॉर्म करना होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। Which of the following is not a typical MRI feature of focal cortical dysplasia। इनमें से कौन सा फोकल कॉर्टिकल डिस्प्लेसिया का फीचर नहीं है, जो मतलब कि हमें फोकल कॉर्टिकल डिस्प्लेसिया जब हम फोकल कॉर्टिकल डिस्प्लेसिया के लिए जब हम MRI इमेजिंग को परफॉर्म करेंगे तो इनमें से कौन सी चीज़ हमें MRI के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। तो इनमें से जो हमें देखने को नहीं मिलेगी, कॉर्टिकल थिकनिंग हमें देखने को मिलेगी कॉर्टिकल डिस्प्लेसिया में, ठीक है। दूसरा है हमारा ब्लरिंग ऑफ ग्रे वाइट मैटर जंक्शन, ये भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सिग्नल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे सब कॉर्टिकल वाइट मैटर में। जो हाइपर इंटेंस लीजन ये बोल रहा है T1 वेटेड इमेजिंग के ऊपर, ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगले सवाल पे चलते हैं। 151 क्वेश्चन। इन कॉर्टिकल डिस्प्लेसिया MRI मोस्ट कॉमनली शोज विच कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स। मतलब कि जब हम कॉर्टिकल डिस्प्लेसिया की MRI इमेजिंग करेंगे तो हमें कौन कौन से जो है इनमें से फीचर्स देखने को मिलेंगे। ये अभी हमने डिस्कस किया
कोर्टिकल थिकनिंग देखने को मिलेगी, ब्लरिंग ऑफ ग्रे वाइट मैटर देखने को मिलेगा, T2 और फ्लेयर के ऊपर हाइपर इंटेंसिटी। तो ये तो पिछले वाले का ही घुमा फिरा के पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं, विच एमआरआई सीक्वेंस इज बेस्ट सूटेड टू डिटेक्ट लेप्टोमेनिंजियल एनहेंसमेंट इन CNS इन्फेक्शन, जैसे कि मेनिंजाइटिस। कौन सा सीक्वेंस बेस्ट होता है लेप्टोमेनिंजियल एनहेंसमेंट के लिए? तो बेस्ट जो होता है वो होता है हमारा पोस्ट कॉन्ट्रास्ट फ्लेयर जो होता है, उसको हम प्रीफर करते हैं इसके लिए। किसको? पोस्ट कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि कॉन्ट्रास्ट एमआरआई जो होती है वो इसके अंदर हम परफॉर्म करते हैं, और उसके लिए भी हम कौन सा सीक्वेंस यूज़ करते हैं? फ्लेयर सीक्वेंस का। कौन सा? फ्लेयर सीक्वेंस का यूज़ करेंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका पोस्ट कॉन्ट्रास्ट फ्लेयर। इन तीनों का यूज़ हम नहीं करेंगे, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट फ्लेयर जो है उसका हम यूज़ करेंगे। किसके लिए? लेप्टोमेनिंजियल एनहेंसमेंट देखने के लिए एमआरआई के ऊपर। अगला सवाल देखते हैं, इन डीमाइलिनेटिंग रीजन्स द एमआरआई फाइंडिंग्स टिपिकली इंक्लूड। डीमाइलिनेटिंग रीजन्स में हमें एमआरआई फाइंडिंग के ऊपर टिपिकली क्या देखने को मिलता है? T1 हाइपर इंटेंसिटी एंड डिफ्यूजन रेस्ट्रिक्शन, T2 फ्लेयर हाइपर इंटेंसिटी विद नो मास इफेक्ट, कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट एंड कैल्सिफिकेशंस, T2 हाइपो इंटेंसिटी एंड ब्लूमिंग ऑन GRE। जो हमें देखने को मिलता है डीमाइलिनेटिंग लीजन्स में, वो हमें देखने को मिलता है T2 फ्लेयर हाइपर इंटेंसिटी, यानी T2 वेटेड और फ्लेयर के ऊपर हमें हाइपर इंटेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, और कोई भी मास इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले सवाल पे चलते हैं, व्हाट इज द की डिफरेंशिएटिंग इमेजिंग फीचर ऑफ ट्यूबरकुलोमास फ्रॉम पायोजेनिक एप्सिस। ट्यूबरकुलोमास से पायोजेनिक एप्सिस को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इमेजिंग के थ्रू, एमआरआई इमेजिंग के थ्रू? लेक ऑफ एनहेंसमेंट से, सेंट्रल रेस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलता है, ब्लूमिंग देखने को मिलती है ग्रेडियंट इको सीक्वेंस पे, या फिर पेरिफेरल नोड्यूलर एनहेंसमेंट विद सेंट्रल T2 हाइपो इंटेंसिटी। ये वाला जो फीचर है ये हमें देखने को मिलता है किसके अंदर? ट्यूबरकुलोमास के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। अगले सवाल पे चलते हैं, इन न्यूरोसार्कोइडोसिस द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ एनहेंसमेंट इन स्पाइनल कॉर्ड इज। न्यूरोसार्कोइडोसिस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड पे हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें देखने को मिलता है रिंग एनहेंसिंग लीजन, सेंट्रल नेक्रोटिक कैविटी, या फिर लीनियर पाइल एनहेंसमेंट अलोंग द कॉर्ड, और पंक्चुएट पैरेन्काइमल कैल्सिफिकेशन। जब हम न्यूरोसार्कोइडोसिस के लिए स्पाइनल कॉर्ड की इमेजिंग करते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है? लीनियर पाइल एनहेंसमेंट अलोंग द कॉर्ड। हम देखते हैं कि न्यूरोसार्कोइडोसिस होता क्या है। न्यूरोसार्कोइडोसिस क्या होता है? न्यूरोसार्कोइडोसिस एक क्या क्रोनिक डिजीज है विच अकर्स व्हेन सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस क्या होता है? कंडीशन होती है जिसके अंदर हमें पता नहीं होता कि जो कंडीशन ऐसी हुई है नर्वस सिस्टम की वो किस वजह से हुई है, जिसका कोज होता है वो हमें पता नहीं होता। न्यूरोसार्कोइडोसिस जो होता है वो इम्पैक्ट करता है कि इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, या फिर दोनों को भी अफेक्ट कर सकता है। It is characterized by the granulomatous inflammation that can affect any part of the nervous system, but most commonly involves the central nerves. Most commonly इसके अंदर central nerves या और basal meninges जो होती है वो जो होती है इन्वॉल्व होती है। तो ये हो गया हमारा कि न्यूरोसार्कोइडोसिस होता क्या है। अगले सवाल देखते हैं, इन न्यूरोसिस्टिक सेरोसिस व्हाट इज द टिपिकल एमआरआई फाइंडिंग इन द वैस्कुलर स्टेज। न्यूरोसिस्टिक सेरोसिस जो होता है उसके अंदर टिपिकल एमआरआई फाइंडिंग क्या होती है वेसिकुलर स्टेज के अंदर? कैल्सिफाइड नोड्यूल्स विद ब्लूमिंग, T1 हाइपर इंटेंस लीजन विद रिंग एनहेंसमेंट, सिस्टिक लीजन विद एन इसेंट्रिक स्कोलेक्स एंड नो एनहेंसमेंट, और डिफ्यूज मेनिंजियल थिकनिंग। तो इसके अंदर जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सिस्टिक लीजन विद इसेंट्रिक स्कोलेक्स एंड नो एनहेंसमेंट। अब देखते हैं न्यूरोसिस्टिक सेरोसिस जो होता है इसकी जो फाइंडिंग्स होती है वो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग स्टेज जो होती है इस डिजीज़ की वो अलग अलग होती है। जैसे कि जो हमारी T1 वेटेड मैग्नेटिक ट्रांसफर इमेजेस जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पेरीलेजनल ग्लायोसिस को, ठीक है, और ग्लायोटिक एरिया जो होते हैं वो शो करते हैं लो MTR कंपेयर टू दी ग्रे मैटर वाइट मैटर। तो इसलिए क्या अपीयर होती है इसके ऊपर? हाइपर इंटेंस अपीयर होती है। अगला सवाल देखते हैं, विच इन्फेक्शन शोज अ
predilection for the periventricular region and is best detected by FLAIR imaging। और ये क्या होता है, बेस्ट डिटेक्ट होता है फ्लेयर इमेजिंग से। तो ये सिंपल, ये हमारा होता है साइटोमेगालोवायरस एनसेफेलाइटिस। साइटोमेगालोवायरस एनसेफेलाइटिस के अंदर ऐसा हमें देखने को मिलता है। साइटोमेगालोवायरस एनसेफेलाइटिस होता क्या है, ये क्या रेयर डिजीज़ है जो कि प्राइमरीली अफेक्ट करती है किसको, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स को, पर्टिकुलरली उनको जो जिनके क्या रखा हो, HIV हो या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह हो रखा हो। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। अगला सवाल देखते हैं, इन केसेस ऑफ क्रोनिक मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या होता है, जो हमारी ब्रेन की जो लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है, मेनिंजिस प्रेजेंट होती है, पाया मैटर, अरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर, अरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर। ठीक है, ये 3 लेयर्स होती है जिनको मेनिंजिस बोलते हैं, और इनका जो इन्फ्लामेशन होता है उसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो क्रोनिक मेनिंजाइटिस के केस में बेस्ट इमेजिंग प्लेन कौन सा होता है, नर्व रूट क्लम्पिंग को असेस करने के लिए। इसके लिए जो हमारा बेस्ट होता है कौन सा होता है, एक्सियल फ्लेयर होता है, एक्सियल फ्लेयर होता है, सजाइटल पोस्ट कॉन्ट्रास्ट T1 होता है, कोरोनल GRE होता है, या फिर एक्सियल डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग होती है। तो इसके लिए जो बेस्ट होता है वो होता है हमारा कौन सा, सजाइटल पोस्ट कॉन्ट्रास्ट T1 वेटेड। ठीक है, क्रोनिक मेनिंजाइटिस के लिए सजाइटल पोस्ट कॉन्ट्रास्ट T1 वेटेड होता है। अगला सवाल देखते हैं, ओपन रिंग साइन ऑन MRI टिपिकली सीन इन डीमाइलिनेटिंग डिजीज क्या रिप्रेजेंट करता है। ओपन रिंग साइन जो होता है MRI के ऊपर, जो कि हमें डीमाइलिनेटिंग डिजीज में देखने को मिलता है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, इनकम्प्लीट रिंग एनहेंसमेंट टुवर्ड द ग्रे मैटर। अगला सवाल देखते हैं, विच MRI सीक्वेंस इज प्रीफर्ड टू इवेलुएट कोड इडीमा एंड इंट्रामेड्यूलरी सिग्नल चेंजेस इन सस्पेक्टेड ट्रांसवर्स माइलाइटिस। कौन सा MRI सीक्वेंस को प्रीफर्ड किया जाता है इसके लिए, इसके लिए जो है MRI सीक्वेंस प्रीफर किया जाता है वो होता है हमारा सजाइटल T2 वेटेड। किसको प्रीफर किया जाता है, सजाइटल T2 वेटेड को। तो ये है हमारे 6th पार्ट के MCQs। नेक्स्ट जो है 161 MCQs से हम जो है अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।